हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। एनसीईआरटी क्लास 7 के हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे न्यू किंग्स एंड किंगडम। तो जो भी नए व्यूवर हैं उन्हें क्लास 6 का पूरा देख लेना चाहिए, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करें तो अच्छा उनके लिए होगा कि बिकॉज क्लास 6 में हम लोगों ने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को कैप्चर किया है, उनका पूरा हमने ओवरव्यू लिया है एनसीईआरटी के थ्रू। और क्लास 7 में बेसिकली हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो अभी 6, 7, 8 तक तो हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे हिस्ट्री को, बट हम जब 9, 10, 11, 12 पढ़ेंगे तो हम चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे, ओके, क्योंकि उसमें डिटेल से दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम। तो आफ्टर अगर हम ये सब जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं तो 780 के बाद वाला जो जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में जो नए नए किंगडम और किंग्स आए उनके बारे में बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। Many new dynasty emerged after the 7th century. Map 1 show the major ruling dynasty in the different part of subcontinent between 7th and the 12th century. 700 AD से अगर बात करें मतलब 600 AD से अगर हम बात करें 600 समथिंग से अगर हम बात करते हैं 1200 AD तक के, तो ये जो पीरियड है इस पीरियड में जितने भी शासक रहे हैं उनका इस मैप पे आपको दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हो कि चौहान वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश है, चंदेल वंश है, इधर देखिए बंगाल वाला साइड में पाल वंश है, इधर देखिए ये साइड में जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वो राष्ट्रकूट वंश है, ओके। इधर चेल चोल और पांडे, इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था चेर चोल पांडे के बारे में, ठीक है। तो ये चेल चोल पांडे हैं। कुछ देखिए कलिंगा है, ये देख सकते हो उत्कल है। ये छोटे छोटे बट जो मेनली बेसिकली जो पढ़ना है परमार है, गुर्जर प्रतिहार है, चौहान वंश है, चंदेल है, पाल है और राष्ट्रकूट वंश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। नए नए जो वंश आए, डायनेस्टी आए, उनका कैसे उनका इमर्जेंस हुआ उसके बारे में देखना है। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर वीग लैंड लॉर्ड्स और वेरियर चीफ इन द डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप जो सब कॉन्टिनेंट हैं वहाँ पे अगर आप ध्यान रखिएगा तो नए नए बड़े बड़े लैंडलॉर्ड मतलब बड़े बड़े जमींदार बन चुके थे। बहुत बड़े बड़े जो वॉरियर चीफ थे जो युद्ध में भाग लेते थे, मतलब महान अब मतलब बात ये कह जाए कि जो वॉरियर मतलब कहने का मतलब योद्धा जो भी उसमें मुख्य थे योद्धा में रूप में, तो वो लोग बहुत ही उसमें पावरफुल बन चुके थे, ठीक है। बिकॉज जो भी पहले जिस राजा वहाँ पे थे उनके कहीं ना कहीं उनके अंदर में वो सबऑर्डिनेट थे या सामंत थे, क्या थे, सामंत थे। तो जो भी उसमें राजा रह रहे थे, जो भी किंगडम था, तो उसके नीचे वो काम करते थे। राजा है उसके नीचे वो सबऑर्डिनेट है, ठीक है। उनको राजमहल या बात कर लिया या राज दरबार में कहीं ना कहीं उनका एक सामंत थे या सबऑर्डिनेट थे, एक अच्छा पोस्ट उनको मिला होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब एक बहुत बड़े एरियाज को इनको दे दिया गया, जमींदार बना दिया गया, यहाँ से टैक्स कलेक्शन करना सब कुछ इनके अंदर, तो कहीं ना कहीं ये पावरफुल तो बन चुके थे भाई, ठीक है। अब दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग। अब देखिए ये एक्सपेक्ट करते थे, राजा करते थे एक्सपेक्ट कि ये हमारे लिए गिफ्ट लाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हमें प्रेजेंट करेगा कोर्ट के मतलब जो भी हमारा राज दरबार होगा उसमें कुछ ना कुछ ला के ये हमें करेगा, ठीक है, और साथ में साथ हमें मिलिट्री सपोर्ट भी प्रदान करेगा। अब देखिए ये सब कारण से क्या हुआ कि सामंत थे जो धीमा धीमा उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गया, वेल्थ आ गया, और वो अपने आप को महासमंता या महामंडल सेवा, ध्यान, दो सबसे बड़े टाइटल हैं। महासमंता, इसने अपने आप को पहले सामंत थे लेकिन अब क्या कर लिए, महासामंत घोषित कर लिए, महासामंत हो गए भैया, हम ज़्यादा पावरफुल हो गए भैया। और कहा भैया कि हम महामंडलेश्वर बन गए, महामंडलेश्वर। अच्छा, महामंडलेश्वर मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा राजा का जो मंडल मतलब राजा के जो अलग अलग मंत्री हैं, इसको बोलते थे, जैसे आज बोलते हैं कैबिनेट, बोलते हैं कि कैबिनेट, तो इस तरह से महा जो मंडल था उसमें सबसे मेन बन गया हम किंग ऑफ द सर्कल, हम किंग ऑफ द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल। उस क्षेत्र का मतलब कोई भी क्षेत्र हो या उस राज दरबार हो तो उसमें सबसे मेन हम बनेंगे, ठीक है, राजा का थोड़ा सा नीचे बट हम मेन बनेंगे। और धीमा धीमा देखते थे मौका हाथ लगते ही, जैसे ही देखे कि भैया कमज़ोर मिला, कमज़ोर राजा इसको दिखाई पड़ गया, तो उसको हटा के ये खुद बन जाते थे वहाँ पे स्वतंत्र शासक। तो ये कंडीशन उस समय चल रहा था, ठीक है, ये कंडीशन उस समय चल रहा था। One such instances was that of Rashtrakuta in the Deccan. Initially they were subordinate of the Chalukya.
सबसे मेन पॉइंट जो इस तरह से आपको देखने को सबसे पहली बार आपको देखने को मिलता है तो वो मिलता है राष्ट्रकूट के बारे में। देखिए राष्ट्रकूट थे ना, ये पहले चालुक्य राजा, चालुक्य जो किंग था, चालुक्य जो वंश चल रहा था, तो चालुक्य के अंदर में काम करते थे। कौन? ये काम करते थे हमारे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ने मौका देखा जब चालुक्य कमज़ोर हुआ तो क्या किया कि राष्ट्रकूटों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो उसमें जो राष्ट्रकूट की जो स्थापना करने वाला है वो है दंती दुर्ग। क्या नाम है भैया? दंती दुर्ग। इसका अगर डेट अगर देखिएगा कहीं कहीं आपको डेट देखने को मिलेगा 733 से लेके 756 AD तक। ठीक है, 733 से लेके 756 AD तक। ये मैंने यहाँ पर डेट ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये डेट सही है, ध्यान रखिएगा। 733 AD से 756 AD तक शासन करता है दंती दुर्ग। जो दंती दुर्ग कहीं न कहीं चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन सेकेंड, चालुक्य के राजा नाम था, उनका क्या नाम था? कीर्तिवर्मन सेकेंड के अंदर में ये रहता था। ठीक है, ध्यान रखिए, बादामी के चालुक्य थे। बादामी चालुक्य का अलग अलग आपको देखने को मिलता है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो जो चालुक्य था, चालुक्य के अंदर में ये काम कर रहे थे भैया। और फिर क्या हुआ कि जब टाइम देखा कि अब हम पावरफुल हो गए तो इसने राजा को हरा दिया, राजा कमज़ोर था, और उसके बाद गद्दी से हटा के खुद एक राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की दंती दुर्ग के द्वारा। तो ये सवाल सबसे पहला आपके पास यहाँ बन जाता है। और उसके बाद इसने एक प्रथा, एक रिचुअल परफॉर्म किया, हिरण्य गर्भ। ये हिरण्य गर्भ क्या था? एक तरह का समझिए कि एक तरह का ये जैसे कि उसमें यज्ञ होता था ना, एक तरह का ये भी यज्ञ ही था, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ उसको बोले थे गोल्डन बॉम्ब, इस रिचुअल को बोले थे गोल्डन बॉम्ब में। तो इसमें ये था ना कि पहला बात, ये जितने भी रिचुअल्स है जैसे हिरण्यगर्भ है, ये तो ब्राह्मण के मदद से ही होगा, पहला बात। और ये जो भी राजा इस मतलब रिचुअल्स को करवाता था तो वो अपने आप को समझता था कि मेरा दोबारा जन्म हुआ एज ए क्षत्रिय, मेरा दोबारा जन्म हुआ एज ए क्षत्रिय। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर कोई राजा क्षत्रिय नहीं भी है ना, तो अगर वो हिरण्यगर्भ उस समय अगर वो परफॉर्म करवाता था तो अपने आप को कहता था कि मैंने दोबारा क्षत्रिय रूप में मैंने दोबारा मेरा जन्म हुआ है। ध्यान समझ में आ रहा बात तो आपको? ठीक है, हिरण्यगर्भ क्या था? रीबर्थ ऑफ द सैक्रिफायर एज ए क्षत्रिय। जो भी इसको परफॉर्म कर रहा है वो क्षत्रिय बन जाएगा, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो। समझ रहे हैं बातों को? In other cases, men from the enterprising family use their military skill to carve out kingdom. For instance, the Kadamba मयूर श्रमण एंड द गुर्जरा प्रतिहारा हरिचंद्र वर ब्राह्मण। मैंने कुछ ऐसे फैमिली रहे जैसे कि जो ब्राह्मण फैमिली रहे, वो ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने अपने मिलिट्री स्किल से उन्होंने तलवार उठाया, उसने अपने प्रोफेशन को चेंज करके वो मतलब बहुत सारे ऐसे फैमिली जो मतलब जो कुछ अलग फैमिली से बिलोंग कर, उनका कुछ अलग पेशा, उनका कुछ काम अलग, बट फिर भी उन्होंने अपने मिलिट्री स्किल से उन्होंने अपने आप को मतलब कहने का मतलब कि तलवार उठा के वो मतलब एक तो समझिए कि मतलब युद्ध में भाग लेके उन्होंने अपने अपने किंगडम की स्थापना की। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, जैसे कि आपको दो एग्जांपल दिया गया, कदम्ब है म्यूज शर्मन जो कि कर्नाटका में, और गुर्जर प्रतिहार जो कि राजस्थान में अपना इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ लोग अपने पेशा को अपनाया रहा, कुछ लोगों ने अलग अलग पेशा मतलब अपने पेशा को छोड़ के हथियार उठा के नए नए राजवंशों की स्थापना मतलब किया। ध्यान रखिए चीज़ों को। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब देखिए आपको चीज़ों को समझते जाना है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब देखिए किस तरह से जो भी इस समय राजा रहें, जिसमें राजवंश रहें, उनका प्रशासन कैसे चलता था। ठीक है, मैनी ऑफ न्यू देश किंग एडॉप्ट हाई साउंडिंग टाइटल। देखिए पहला बात, महाराजा अधिराज। देखिए महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड। देखिए दो ये टाइटल हैं सबसे महत्वपूर्ण जो याद रखना है। महाराजा धीराज का टाइटल लेने लगे इन लोग। गुप्ता, देखिए गुप्त पीरियड में आप देखिएगा, गुप्ता पीरियड के टाइम देखिएगा 400 से लेकर 600 AD का टाइम है। उस समय के जो भी राजा रह रहे हैं वो टाइटल ले रहे हैं महाराजा धीराज का। क्या टाइटल ले रहे हैं? महाराजा धीराज का। बट ये टाइटल देखिए महाराजा अधिराजा, महाराजा अधिराज, ठीक है, सॉरी महाराजा अधिराज। इतना बड़ा बड़ा टाइटल ले रहे हैं कि राजाओं में सबसे महान है हम इस टाइटल को लिए हैं। और एक टाइटल सबसे महत्वपूर्ण जो था त्रिभुवन चक्रवर्ती।
ये देखिए मैं तीनों दुनिया का, तीनों जो उसमें दुनिया मतलब जो भी 3 लोक होते थे, जो क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से धर्म संबंधित था, तो बोला कि तीनों लोक के राजा हैं हम त्रिभुवन टाइटल को लिए, ठीक है। तो बहुत सारे राजाओं ने त्रिभुवन चक्रवर्ती सम्राट का टाइटल बहुत सारे राजाओं ने उस समय लिया भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा, आगे हम चलते हैं। दे ऑफन शेयर पावर विद देयर समानता एज वेल एज एसोसिएशन ऑफ द पीजेंट ट्रेडर एंड द ब्राह्मण। अब क्या करते कि अब इनके पास इतना शक्ति तो था ही, अब इनके नीचे जो भी काम कर रहे सामंत है, ज़मींदार है, उनको भी कुछ ना कुछ पावर दिया रहता था, उनके द्वारा भी शासन होता था। ऐसा नहीं कि हर जगह यही काम करेंगे। अब टैक्स वसूलना है तो वो टैक्स वसूल रहे हैं, ठीक है। और भी कुछ ऐसे किसानों का संगठन था, उसमें व्यापारियों का संगठन था, ब्राह्मणों का संगठन था, तो सब वो कुछ ना कुछ पावर था, और इस तरह से पूरा प्रशासन उस टाइम चल रहा था। बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इन ईच ऑफ दिज स्टेट रिसोर्सेज वर obtained फ्रॉम द प्रोड्यूसर। अब इन जितना भी स्टेट था, आप चाहे चौहान वंश देख लीजिए, राष्ट्रकूट वंश देख लीजिए, पाल वंश देख लीजिए, सारे जो भी वंशज हैं, जो भी वंश है, जितने भी स्टेट हैं, सारे में जो भी रिसोर्सेज था, जो भी स्रोत था उस समय, जो भी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर से ऑब्टेन था। प्रोड्यूसर मतलब कि जो उत्पाद कर रहे हैं, उत्पादन कौन कर रहा है भैया, तो उसमें कर रहे हैं पीजेंट, जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, जो भी आर्टिजन हैं, जो भी कुछ का मतलब कहने का मतलब उसमें जो भी आर्टिजन रहे, जिन्होंने कुछ कभी पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं, छोटे छोटे पोर्ट बना रहे हैं, छोटे छोटे खिलौने बना रहे हैं, मतलब जो भी उसमें रहें, तो उन चीज़ों से ही कहीं ना कहीं मेन रिसोर्सेज आता था, ठीक है। और चाहे तो उन्हें मना के उनसे रिसोर्स ले, या तो उनको ज़बरदस्ती जो भी वो बनाते हैं उनसे ज़बरदस्ती उस चीज़ को लिया जाता है। हो सकता है कभी कभी उनसे एज ए रेंट लिया जाता, चाहे तो फिर रेवेन्यू भी लिया जाता था, ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू भी उनसे कलेक्ट किया जाता था। कुल मिला के किसान हैं, व्यापारी हैं, आर्टिजन हैं, आपके कैटल केपर हैं, सब लोगों से कहीं ना कहीं एज ए रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, क्योंकि जब रेवेन्यू होगा तभी तो इन लोग जो भी राजा हैं वो अपने सेना को चला पाएंगे, अपने जो भी चीज़ें हैं, जितने भी उनके ऑफिसर्स हैं, सबको चला पाएंगे ना। ये सब कुछ रहेगा तो यही बात था, ठीक है। चीज़ों को ध्यान रखिएगा। 400 टैक्सेज। द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोला के बारे में था, जो साउथ इंडिया का एक डायनेस्टी था, जो कि कहीं ना कहीं तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वो वर्क कर रहा था। चोला नेवी में बहुत ही पावरफुल था, चोल वंश। तो चोल वंश जो बताता है कि इस समय 400 से ज़्यादा टैक्सेस थे, 400 तरह के टैक्सेस थे, ध्यान रखिएगा। उसमें सबसे मेन टैक्स था, उसका नाम था वेट्टी, सॉरी कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, चलिए। इस टैक्स का नाम था वेट्टी, ध्यान रखिएगा, जो कि टैक्स था जो भाई पैसा नहीं, इस टैक्स में कोई पैसा वैसा नहीं लिया जाता था। इस वेट्टी टैक्स का मतलब था कि तुमको ज़बरदस्ती हम फोर्स लेबर करवाएंगे। एक टैक्स का नाम दिखाई पड़ता है कदमाई, इसका था कि ये लैंड रेवेन्यू था। अगर आप ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, आपके पास ज़मीन है, तो अब लैंड जो टैक्स लगता है, तो भूमि जो कर था वो था कदमाई। और बेटी कैसा था टैक्स था, बेटी किस टाइप का कर था, तो ज़बरदस्ती आपसे हम काम करवाएंगे, ज़बरदस्ती आपसे हम श्रम करवाएंगे, वो था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, चीज़ों को समझिएगा। आगे चलते हैं। These resources were used to finance the king establishment। मैंने अभी जस्ट बताया कि राजा किस तरह से रहेगा, उसका रहना, खाना पीना, मंदिरों का निर्माण करवाना, किलाओं का निर्माण करवाना, युद्ध में काम देगा, ठीक है। इन सारे चीज़ों का, ठीक है, इन सारे चीज़ों का काम होता था, जो भी टैक्सेस कलेक्ट होते थे, रिसोर्सेज कलेक्ट होते थे इन पर, ठीक है, ठीक है। विच वे in turn expected to lead to acquisition of the wealth in the form of plunder and access to land as well। देखो कह रहा है कि देखो ये सब चीज़ तो मिल जाता है। अब ये सब जितना भी चीज़ें मिल रहा है, अब युद्ध में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके रिसोर्सेज का। अब एक हम लैंड रेवेन्यू जितना भी जनरेट हो रहा है, जितना पैसा जनरेट हो रहा है उस समय, अब उससे हम हथियार मतलब हथियार बनवाएंगे, फिर हम युद्ध लड़ेंगे। अब युद्ध में जो भी
लूटा जाएगा, अगर एक राज्य को लूटें तो वहाँ से जो धन प्राप्त होगा, वहाँ से जो ज़मीन प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं अब वहाँ से व्यापारिक मार्ग भी प्राप्त होगा, तो ये सब चीज़ के लिए किया था। द फंक्शनिंग ऑफ कलेक्टिव रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिली। जो भी उसमें इन्फ्लुएंशियल फैमिली थे, जो जिनका कहीं ना कहीं समाज को में वर्चस्व था, उनके द्वारा इन टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था और उनको राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था कि तुम जाओ टैक्स कलेक्ट करो, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो पोजीशन हेरिडेटरी था, अगर आज बाप टैक्स कलेक्ट कर रहा तो उसका बेटा टैक्स कलेक्ट करेगा, फिर उसका बेटा टैक्स कलेक्ट करेगा, ऐसा कंडीशन उसमें चला आ रहा था, ठीक है। दिस वाज ट्रू अबाउट आर्मी। आर्मी में भी यही कंडीशन था, अगर आज ये आर्मी है तो इसका बेटा आर्मी, इस तरह से चलता था, ठीक है। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन। और बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि राजा का जो सबसे मेन फैमिली था, जो सबसे जो नज़दीकी फैमिली था, वही इन पोस्टों पे बेसिकली रहते थे, ठीक है। चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, क्या उस समय का समाज था, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। आगे हम चलते हैं। प्रशस्ति और लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति मतलब राजा के बारे में जो भी प्रशंसा वाला चीज़ें लिखना है उसको प्रशस्ति बोल दिए, और लैंड ग्रांट मतलब ब्राह्मणों को भूमि दान करना, वो हो गया लैंड ग्रांट। प्रशस्ति कंटेन डिटेल डैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्ति में कुछ ऐसे चीज़ें लिखा रहता जो सही भी नहीं था, पूरे रूप से 100% सही तो नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रशस्ति उन लोगों ने लिखा जो राजा के दरबार में रहे, तो राजा का बड़ाई बढ़ा चढ़ा के भी लिखा गया, ठीक है। बट कुछ ना कुछ उन चीज़ों में बताया गया कि कितने बहादुर थे, कितने ज़्यादा जीतते थे युद्धों को, सब कुछ बताया गया। दे वर कंपोज बाय लर्नड ब्राह्मण, ठीक है, वो बहुत ही विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वो लिखा गया। हु ऑकेजनली हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्राह्मण कहीं ना कहीं प्रशासन में भी उनका हाथ था, राजा को सलाह देना, कोई कुछ युद्ध है होने वाला है तो उसमें पूजा उसके लिए हुआ, तो उसके लिए भी ब्राह्मणों का अलग अलग काम था, वो काम कहीं ना कहीं प्रशासन में हेल्प करते थे, ठीक है। द अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट। नागभट्ट अगर आपको बात करेंगे हम, नागभट्ट प्रतिहार वंश का संस्थापक था, ठीक है। प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, तो प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है नागभट्ट को, नागभट्ट प्रथम को। तो नागभट्ट के बारे में देखिए, राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन होगा? दंतीदुर्ग। लेकिन उस टाइम उसी पीरियड में प्रतिहार वंश का संस्थापक होता है नागभट्ट प्रथम। तो नागभट्ट के बारे में ये है, मेनी रूरल डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रशस्ति। जैसे कि समुद्रगुप्त के बारे में मैंने बताया था कि जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था, ओके, उसी तरह के नागभट्ट का प्रशस्ति है जो संस्कृत में लिखा गया है, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाया गया है। उसमें दिखाया कि किस तरह से नागभट्ट ने एकदम पूरे तरफ से मतलब एक्सप्लॉइट किया, अलग अलग राजाओं को किस तरह से हराया। ये सारी चीज़ें आपको नागभट्ट प्रथम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। किंग ऑफ आंध्रा, सैंधवा, विदर्भा, कलिंगा, हिम इवेन फेल बिफोर हिम इवेन एज ही वाज प्रिंस। जब नागभट्ट एक राजकुमार था, नागभट्ट पूरे रूप से राजा भी नहीं था ना, तभी इसके सामने समक्ष इन राजाओं ने इसके समक्ष मतलब आत्मसमर्पण किया। देख रहे कितना ज़्यादा बड़ाई किया है। आंध्र के राजा, सैंधव के राजा, विदर्भ के राजा और कलिंग के राजा, ध्यान रखिएगा, ओके। ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुधा, ठीक है। कनौज के राजा थे चक्रयुध, उसको भी, कनौज जो गंगा यमुना वाला आसपास का क्षेत्र था, उसको भी हराया। उसने बंग के राजा, बंग मतलब बंगाल के राजा को भी हराया। अनर्त के राजा, मालवा के राजा, किरतारा के राजा, तुरुस्का के राजा, मतलब ये सब हैं, इन सारे राजाओं को हराया। ऐसा नागभट्ट का प्रशस्ति अभिलेख में लिखा गया। बट हालांकि नागभट्ट को राष्ट्रकूट के एक राजा हैं, राष्ट्रकूट वंश के, दंतीदुर्ग के बाद जो आते हैं कृष्ण के बाद आते हैं ध्रुव ने हराया था नागभट्ट को। हालांकि नागभट्ट को ऑलरेडी ध्रुव ने एक राष्ट्र को, देखिए, प्रतिहार वंश और बंगाल में पाल वंश और राष्ट्रकूट, ये तीनों के आपस में त्रिपार्टी स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत ज़बरदस्त रूप से हुआ था, ठीक है। 700 से लेके अगर हम 800-900 की एडी की बात करते हैं तो उस टाइम 300-400 साल में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ इन तीनों के बीच, ठीक है। गंगा यमुना वाले क्षेत्र, जो कनौज वाला क्षेत्र था, उसको लेके, उसको जीतने के क्षेत्र, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल क्षेत्र था। तो प्रतिहार के नागभट्ट प्रथम को हराया भी गया था, किसके द्वारा? तो राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव के द्वारा। बट यहाँ पे कुछ अलग ही लिखा गया है, क्योंकि ये प्रशस्ति है, उसके बारे में कहीं ना कहीं बड़ा ही किया गया होगा, ठीक है, उसकी प्रशंसा ही किया गया होगा, ठीक है। बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है।
किंग ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण वाई ग्रांट। अब देखिए, अब ब्राह्मण लोग इस तरह लिख रहा है, बड़ाई कर रहा है, तो राजा कहीं ना कहीं भाई कुछ तो देगा। तो राजा उसको क्या कहता था, ग्रांट ऑफ लैंड, राजा ज़मीन देता था कि लो इतना, ये गांव तुम्हारा हो गया, ये ज़मीन इतना हो गया, तुम मतलब कुछ काम करे तो कहीं ना कहीं देगा। और वो उन चीज़ों को लिखा जाता था कॉपर प्लेट पे, त्रामपत्र पे, त्रामपत्र पे मतलब तांबा का इस तरह से पत्ता, मतलब कहने का मतलब एक बनाया जाता था। इस पर लिखा कि हमने इस ब्राह्मण को इतना दान दिया, ये सब दिया, ये सब चीज़ें, और जिसने लिया उसका नाम, जिस राजा ने दिया, उस सब चीज़ें इस पे होते थे। ठीक है, त्रामपत्र अभिलेख कभी भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि चंद्रगुप्त के समय में सोहगौरा त्रामपत्र देखिएगा, गुप्ता पीरियड के समय देखिएगा तो आपको नालंदा ताम्रपत्र दिखाई पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नालंदा ताम्रपत्र का आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, फिर दामोदरपुर का त्रामपत्र दिखाई पड़ेगा जब गुप्ता पीरियड में आप देखेंगे। ठीक है, आप ऑलरेडी गुप्ता पीरियड का वीडियो पढ़ा हुआ, वहाँ पे आप जाकर देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगा। देखिए, त्रामपत्र इस तरह से होते थे। ठीक है, इस पे सारे कुछ लिखे जाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट वाज गिवन विथ लैंड, ज़मीन के साथ क्या दिया जाता था भैया। अब देखिए, ये तमिल चोला ने जो लैंड दिया था, चोल वंश ने भूमि दान जो दिया था, उसके बारे में ये चीज़ है। वी हैव डेमोक्रेटेड द बाउंड्री ऑफ लैंड बाय मेकिंग अर्थन एम्बैंकमेंट एज वेल एज प्लांटिंग थॉर्नी बुशेज। हमने बाउंड्री कैसे बनाया है, तो हमने गड्ढा किया है। जैसे देखिए, ये मान लेते हैं एक खेत है, एक लैंड है, तो हमने इसके चारों तरफ गड्ढा कर दिया। ठीक है, एक छोटा गड्ढा कर दिया, और हमने और कहीं कहीं हमने क्या किया कि एकदम थॉर्नी प्लांटिंग, मतलब कहने का मतलब कि कांटेदार पौधे हमने चारों तरफ से, इसको चारों तरफ लगा दिया। ठीक है, या तो हमने इसके एक तरह से, जैसे आज कैसे हम लोग एक ज़मीन को हम लोग कैसे बाउंड्री मारते हैं, उस तरह से हमने इस तरह से किया। ठीक है, और उसके बाद दिस इज़ द वाट द लैंड कंटेन, और उसमें हमने फल वाले पौधे रोपे, हमने उसमें अंदर जलाशय बनाए, हमने उसमें बगीचे बनाए। ठीक है, पेड़ रोपे, कुआं बनाए हमने। ठीक है, बहुत सारे उसमें घास के मैदान बनाए, उसमें गांव भी बसाए हम लोगों ने। ठीक है, उसमें हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बसाया, उसमें हम लोगों ने नहर बनाया, उसमें हम लोगों ने नदी उन्नी सब निकाला। मतलब इतने सारे, मतलब छोटा मोटा एक कट्ठा 2 कट्ठा इस तरह से नहीं ना, बहुत 1 2 2 3 3 गांव ही दे रहा है। ठीक है, उसमें थोड़ी ना उतना ज़्यादा पॉपुलेशन था, तो उतना ज़्यादा गांव दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमने उसमें मछली का उत्पादन किया, हमने उसमें मधुमक्खी का उत्पादन किया, ये सब सारी चीज़ें लिखा गया। ठीक है, ही हु रिसीव द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट, जिस आदमी को ये मिल रहा है, हम ये भूमि दान कर रहे हैं, वो यहाँ से टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक है, और he can collect the tax imposed by judicial officer as fine। ठीक है, कह रहा है कि जो भी टैक्सेज जुडिशियल ऑफिसर ने इस पर इम्पोज किया है, वो सारे टैक्सेस कलेक्ट करेगा। द टैक्स ऑन द वीटल लीव्स डैट ऑन वुवन क्लॉथ, कह रहा टैक्स किस पे होगा, तो भैया जो इस यहाँ पे जो वीटल स्लीव है उस पर, वुवन क्लॉथ हैं वहाँ पे जो भी कपड़े हैं उस पर, व्हीकल्स हैं। ठीक है, सारे चीज़ पे टैक्स पे। अगर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएगा, ठीक है, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। ये सारी चीज़ें हैं। बोल रहा है कि विथ अपर स्टोरी 2 तल्ला मकान बना सकता है पक्के ईंटों से। ठीक है, ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल, छोटे और बड़े कुएं बना सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ और कांटेदार पेड़ भी रोप सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े ही कैन गेट कैनाल फ्रॉम, वहाँ से नहर भी निकाल सकता है। ही शुड इंश्योर डैट वाटर इज नॉट वे, और ये ध्यान रहे भैया कि पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ लिखा गया है अभिलेखों में, जो हमारे उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट हमको समझना है कि उस समय क्या चीज़ें होता था। ओके, unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of king who ruled the Kashmir। ठीक है, कह रहा अनयूजुअल फॉर द 12th century में ये सब चीज़ें बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, बट वो यहाँ पे एक संस्कृत का एक पोएम है जो कश्मीर के इतिहास के ऊपर लिखा गया है, जो कलहन के द्वारा, राजतरंगिणी। यार देखिए, मैंने जस्ट बताया था आपको, मैंने गुप्ता पीरियड में मैंने पढ़ाया था इस चीज़ के बारे में। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जो है ना, ये किताब कश्मीर के इतिहास के ऊपर लिखा गया कलहन के द्वारा। कलहन ने इस बुक को लिखा राजतरंगिणी ने, और राजतरंगिणी किताब में पूरे कश्मीर के इतिहास के बारे में देखने को मिलता है। ही यूज टू वैरायटी ऑफ सॉस इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें इसने बहुत सारे
स्रोतों को और बहुत सारे अभिलेखों को देख के इस किताब को लिखा गया, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे भी चीज़ें जिसने खुद से आँखों से देखा, ठीक है, तब इसको जाके इस चीज़ को लिखा, ठीक है। और जैसे कि प्रशस्ति लिखाया था उस तरह से इसको भी एक तरह से राजतरंगिणी को लिखा गया, जो कुछ ऐसे ऐसे रूल्स कुछ नीतियाँ उस समय जो भी शासक रहे हैं कश्मीर में, उनके कुछ नीतियों के बारे में लिखा, उनके कुछ अच्छे चीज़ों के बारे में भी लिखा। इन सारे चीज़ों के बारे में चर्चा आपको राजतरंगिणी में मिलता है। ओके, वारफेयर फॉर वेल्थ, सबसे बड़ी बात कह रहा है कि भैया धन के लिए लड़ाई, धन के लिए जो लड़ाई हुआ, संघर्ष हुआ, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दिस रूलिंग डायनेस्टी वाज वेस्ट इन स्पेसिफिक रीजन। अब सब लोग एक अलग अलग एक विशेष क्षेत्र में शासन कर रहे हैं। जैसे पाल वंश का देख लीजिए, ये शासन कर रहा है बंगाल वाला में। राष्ट्रकूट वाला को देख लीजिए, ये शासन कर रहा है महाराष्ट्र इस्तेमाला क्षेत्र में। प्रतिहार को देख लीजिए, ये शासन कर रहा है गुजरात वाला मालवा वाला क्षेत्र में, ठीक है। अब इसका था भैया कि आप चाहते थे कि कुछ अलग एरिया को जीते। वन particularly prized area was the city of कनौज इन द गंगा वैली। मैंने जस्ट बताया कनौज जो क्षेत्र, देखिए मैप देख लीजिए। ये देखिए भैया, ये जो क्षेत्र है कनौज, ये गंगा यमुना वाला क्षेत्र, ये बहुत ही फर्टाइल क्षेत्र है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। अब इसको जीत लेगा ना, उसके पास ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। इधर से राष्ट्रकूट अटैक करता है कभी इसको जीतने के लिए, पाल चाहता है इसको जीत लें, और इधर से गुर्जर प्रतिहार भी चाहता है कि हम इसको जीत लें। तीनों कभी आपस में भिड़ता है, कभी यहाँ के शासक से भिड़ता है, और इस तरह से बहुत तीन पार्टी संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत बार होता है, बहुत बार तीनों भिड़ते हैं। कभी पाल हरा दे रहा है उसको, तो कभी राष्ट्रकूट घुस जा रहा है, राष्ट्रकूट को हरा दे रहा है उसको, तो कभी प्रतिहार आ जा रहा है। एकदम इस तरह से हौच पौच हो गया इस समय कहानी, ठीक है। लेकिन हम चीज़ों को समझेंगे फिर भी, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, कहाँ गया हमारा, चलिए। हाँ, कह रहा है कि बहुत सेंचुरी तक रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहारा राष्ट्रकूट एंड पाला डायनेस्टी, ये तीनों ने आपस में लड़ा और इसे तीन पक्षीय संघर्ष बोला गया, ठीक है, जो बहुत लंबा तक रहा। इतिहासों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया। त्रिपक्षीय संघर्ष संघर्ष कौन कौन थे? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाला, ठीक है। RGP याद रखिए, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एज विल वी सी इन द पेज नंबर, रूल्स आल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। और ये भी चाहते थे ना कि हम बड़े बड़े बिल्डिंग को बनाएं, हम बड़े बड़े मंदिर बनाएं, तो पता चले ना कि हम इतना अमीर हैं, हम इतना पावरफुल है। तो इसलिए वो एक दूसरे पे अटैक करते थे और बड़े बड़े मंदिरों को टारगेट बनाते थे कि वो मंदिर को लूट लें या उस मंदिर को हमारे कब्जे में आ जाए तो हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे, ठीक है। इसको चैप्टर 5 में हम लोग देखेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन रूलर ऑफ सच सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। अब देखिए हम लोग इन तीनों को प्रतिहारा, पाला, राष्ट्रकूट के बाद हम लोग जो अब चैप्टर में एंट्री कर गए वो हम लोग आ गए महमूद गजनवी के बारे में। अब भैया मुस्लिमों का आक्रमण हो गया, मुस्लिमों ने आक्रमण कर दिया, उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है बेसिकली, बट वो नहीं रह पाता है इंडिया में, फिर वो चला जाता है। तो बेसिकली अब हम लोग मुस्लिम शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम इस चीज़ में हम तो NCERT में हम सब कुछ NCERT में नहीं दिया रहेगा ना, हर एक चीज़ को, हर एक राजा के बारे में तो नहीं दिया रहेगा। उसके लिए आपको साइड बुक है, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूट के बारे में बहुत ज़्यादा झगड़ा भी हुआ इन तीनों के बारे में। हालांकि इस पर वीडियो मैं बनाऊंगा, जस्ट 1-2 वीडियो के बाद हमारा यही वीडियो आने वाला है गुप्ता पेड़ के बाद, तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष कैसे हुआ मिडावल में, एकदम डिटेल से दिमाग में आपका घुस जाएगा, कन्फ्यूजन कोई भी तरह का नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है महमूद ऑफ गजनी के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली बार जब हम मिडाइवल की ओर एंट्री करते हैं अपनी हिस्ट्री में, तो सबसे हम देखते हैं कि सबसे पहली बार जो आक्रमण हुआ था इंडिया में, ध्यान रखिएगा 712 AD में, ठीक है। 712 AD में किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। MB के मैं लिख दूँ, समझिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने। आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम आया, आक्रमण किया, फिर
अपने राज्य को, जीते हुए राज्य को अलग अलग जगहों पे, मतलब कहने का मतलब कि दूसरों के हाथों में सौंप के चला गया। हालांकि ये चीज़ें हुई, बट आफ्टर 200 ईयर आप देख सकते हो कि 997 से लेके 1030 तक के जो कहने का मतलब कि इंडिया के जो कुछ वेस्टर्न पार्ट हैं, और अगर हम देखते हैं सेंट्रल एशिया में और ईरान वाले साइड में, तो एक सबसे फेमस जो रूलर हुआ, सबसे मतलब कहने का मतलब कि ज़्यादा ताकतवर या ज़्यादा पावरफुल रहा, तो वो था सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। ध्यान रखिएगा, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी के बारे में ऐसा है कि इन्होंने इंडिया पर 17 बार आक्रमण किया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर 17 बार आक्रमण किया, और 17 बार में कहीं ना कहीं कभी कुछ सोमनाथ मंदिर को लूटा, कभी कुछ किया, तो बहुत ज़्यादा ये तहस वहस मचाया है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ये महमूद ऑफ गजनी अफ़गानिस्तान में जगह था, तो वहाँ पर के ये थे, ठीक है। तो महमूद ऑफ गजनी, तो या मोहम्मद गजनी भी आपको देखने को भी मिलता है इसका नाम, तो वो अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा, सब कुछ दोनों सेम ही है। He raided the subcontinent almost every year. His target were wealthy temple, including that of the Somnath, Gujarat. Much of the wealth Muhammad carried away was used to create a splendid capital city at the Ghazni. इसका मेन मकसद यही था कि हम आक्रमण करेंगे और पूरे कहने का तो मंदिर को लूटता था, जहाँ पे मंदिर में सोने की मूर्ति है, चाहे तो मतलब उस वेल्दी प्लेसेस को ही हमेशा ये लूटा, और इसने हमेशा हर साल ही आक्रमण किया। और इन्होंने जो कहने का मतलब 17 बार आक्रमण जो मिलता है वो बात सही है कि 17 बार इन्होंने आक्रमण किया। कभी सोमनाथ मंदिर को लूटा, कभी चक्रस्वामी की मूर्ति को तोड़ा, कभी थानेश्वर में आक्रमण किया, कभी अलग अलग जगहों पे पूरा करने का मतलब कि ये आक्रमण किया, ठीक है। चीज़ों को ध्यान रखिएगा, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे मिडावल हिस्ट्री में जब वीडियो हमारा आएगा तो उसमें, ठीक है। अभी बस हम रिव्यू ले रहे हैं एक तरह से। सुल्तान महमूद वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन द फाइंडिंग आउट द पीपुल ही कॉन्कर एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम अल वरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देखिए, सुल्तान मोहम्मद जो मोहम्मद गजनबी था, ये इसको ये भी मतलब ये भी चाहता था कि जो भी मतलब लोगों को हमने जीता है, जो भी हमने क्षेत्र को जीता है, उसके बारे में इसको जानना था कि आखिरकार यहाँ पे क्या है नहीं है, हर लोगों को जानना था। तो इसलिए इसने अपने कहने का साथ एक रखा होता इतिहासकार, उसका नाम अल वरूनी को साथ में रखा था। तो अल वरूनी ने एक किताब लिखा जो अरबिक में किताब उल हिंद, क्या रखा, किताब उल हिंद। चीज़ों को ध्यान रखना आपको, किताब उल हिंद की रचना किया था अल वेरूनी ने, जो कि मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था, ठीक है। चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्टोरियंस, जो कि आज हम देखते हैं किताब उल हिंद का जो रिमेन्स है, जो उसका बचा हुआ कुचा है, वो कहीं ना कहीं आज के इतिहासकार को बहुत ही मतलब उससे हेल्प मिलता है इतिहास को रिकन्स्ट्रक्ट करने में, ठीक है। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। उसने एक संस्कृत स्कॉलर था, उसमें जो संस्कृत विद्वान थे उनको कहने का मतलब कि कंसल्ट किया कि इस तरह के मतलब और भी चीज़ों को मतलब कहने का मतलब कि इतिहास को बताया जाए, जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमने जीता है वहाँ के लोगों को जाना जाए, ठीक है। तो हालांकि ये सब चीज़ें बताता गया, बट इस चीज़ को लिखा गया किसमें, फारसी में, किताब उल हिंद। हम डिटेल में देखेंगे मिडावल हिस्ट्री पूरे डिटेल में, घबराने की बात नहीं, बट आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कैसे कैसे मुस्लिमों का यहाँ पे आगमन हो रहा है, किस तरह से चीज़ें, तो कुछ नॉलेज रहेगा तो आप चीज़ों को सही से कर पाएगा। लेकिन एनसीईआरटी को देखिएगा, उसके बाद ही उस वीडियो को देखिएगा तो अच्छा रहेगा। अदर किंग्स हु इंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चौहान्स, लेटर नोन एज द चौहान, ठीक है। चहमान्स वंश था जो बाद में चौहान वंश कहलाया, तो ये भी बहुत ज़्यादा उसमें कहने का मतलब कि वारफेयर में इंक्लूडेड था। हु रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ अराउंड दिल्ली एंड द अजमेर। दिल्ली और अजमेर जो राजस्थान वाला है, दिल्ली वाला आसपास के क्षेत्रों में जो कहने का मतलब है शासन किया वो था चौहान वंश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड दियर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड ईस्ट। वो चाहता था कि अपना जो भी राज्य है वो वेस्ट और ईस्ट की तरफ हम अपना राज्य को फैलाएं, ठीक है। बट चालुक्य था, गुजरात में चालुक्य थे बैठे हुए, और उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो गढ़वाल बैठे हुए थे, ठीक है। तो ये उनको बढ़ने नहीं दे रहे थे, ध्यान रखिएगा। चालुक्य खुद पावरफुल थे, तो चालुक्य तो खुद नहीं उनको गुजरात के एरिया में क्रॉस नहीं करने दे रहे हैं चौहान को, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में वो सिमटा हुआ, ठीक है। देखिए, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड, ये चौहान वंश का ही था, पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज थर्ड याद रखिए। इसका जो डेट आप देखिएगा 1168 से 1192 है। इस डेट में अगर आप देखिएगा
हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम सुल्तान मोहम्मद गौरी। देखिए मोहम्मद गौरी जो कि अगर आप देखते हैं तो गजनी के बाद जो आता है वो है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी आप ध्यान रखिएगा चीज़ों को। मोहम्मद गौरी जो आक्रमण करता है, जैसे कि तराई का युद्ध हुआ है, ठीक है, तो तराइन का जो युद्ध हुआ 1191 में, तो उसमें ध्यान रखिएगा हु डिफीटेड एन अफगान, उसने क्या किया, मोहम्मद गौरी को हराया। पृथ्वीराज तृतीय ने या पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पहले तराइन का युद्ध में हराया 1191 में, ठीक है। बट नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, 1192 में होता है तराइन का सेकंड युद्ध दोनों, तराइन सेकंड वार में खुद मतलब हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है, सॉरी मोहम्मद गौरी से। और फिर ध्यान रखिएगा मोहम्मद गौरी से होता है, और मोहम्मद गौरी जो कि एक गौर वंश का था, और इसने एक तरह से इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा एरिया को कवर किया था। बाद में मोहम्मद गौरी का ही गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब जो फिर जाके सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत आप देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। ए क्लोजर लुक द चोला। देखिए यहाँ पे थोड़े थोड़े पॉइंट में बहुत कुछ समझाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत मुझे समझाना पड़ जाएगा फिर कैसे कैसे आया, तो फिर वीडियो बड़ा बन जाएगा, तो फिर एनसीईआरटी पढ़ने से क्या फ़ायदा, फिर जब हम इतिहास ही पूरा बताने लगे। तो अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमारा बेसिक यहाँ बढ़ते जाएगा उस तरह से हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चोला के बारे में है, चोल जो वंश था जो कि साउथ इंडिया में आप देख सकते हो कि इधर में एरिया में था, ये उनके बाउंड्री है, बहुत बड़े एरिया में फैल गया था चोला। और ये सबसे ज़्यादा आप देखिएगा तो ये फेमस फॉर नेवी। चोल वंश का जो नेवी था इतना गजब रूप से कि आप सोच नहीं सकते, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। देखिए पढ़िएगा, फ्रॉम उरायूर टू थंजावुर, ठीक है, जगह का नाम है उरायूर। कैसे उरायूर में चोला रह रहे थे और वहाँ से कैसे वो थंजावुर के पास, मतलब थंजावुर के एरिया को कंट्रोल किया, सब कुछ पढ़ना है। चोला कैसे पावर में आए उनको देखना है। ए माइनर चिफली फैमिली, एक छोटा सा फैमिली था चोला, जो आप देखते हो मतलब चिफली फैमिली मतलब कहना क्या कि एक सामंत परिवार से या तो फिर प्रधान परिवार से था, मतलब जो एक किसी किंग के अंदर में एक होता है ना, एक राजा है तो उसके अंदर में कोई काम कर रहा है तो थोड़ा उसका रिस्पेक्ट है, उसका मतलब तो होता है ना कि थोड़ा सा छोटा छोटा मंत्री, तो उस तरह समझिए कि एक छोटा सा चिफली फैमिली था जो, ठीक है, नोन एज द मुटेयार। क्या नाम था उसका फैमिली का, मुटेरियार, ठीक है, हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। अब उसने क्या हुआ कि कावेरी वाला जो रीजन है, कावेरी डेल्टा वाला रीजन है, वहाँ पर ये शासन कराया था, ठीक है। दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो आपको याद रखना है, मैंने क्या बोला कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर में कोई बड़ा राजा है, वो था पल्लव राजा, जो कावेरी कांचीपुरम का जो राजा था पल्लव राजा। तो पल्लव राजा का ये सामंत था, सब ऑर्डिनेट था, उसके नीचे में था, छोटा सा राजा था ये, ठीक है। और पल्लव राजा था जो एक बड़े एरिया में था, ठीक है, कांचीपुरम का, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कावेरी डेल्टा में शासन कर रहा था, मुटेयार परिवार से था। ये चोला के बारे में भी, ठीक है। विजय आलय, ये नाम है विजय आलय, इसको तो विजय आलय, ठीक है। विजय आलय था जो अब ध्यान रखिएगा चोला फैमिली से बिलोंग करते थे, उरायूर से, जगह का नाम उरायूर से। उसने क्या किया, कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुटेयार इन द मिडिल ऑफ द 9th century। ही बिल्ड द टाउन ऑफ थंजावुर एंड टेम्पल फॉर द गॉडेस निसुमा धोबिदिनी देयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चीज़ों को समझिएगा कि क्या है कि छोटा सा फैमिली था, कौन फैमिली था, मुटेयार। अभी ध्यान रखिएगा, अब एक ध्यान रखिएगा, अभी देखिए मैं चोला के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि ये फैमिली चोला फैमिली बना, एक मुटेयार फैमिली था छोटा सा। और ध्यान रखिएगा ये जो ये फैमिली था ये काम कर रहा था पल्लवों के अंदर में। अब विजयालय, ध्यान रखिए विजयालय एक जो चोला का बहुत ही संस्थापक रूप में माना जाता चोल वंश का, वो इसको पहले मुटेयार को भगाता यहाँ से कावेरी डेल्टा से, और फिर उसके क्या करता है कि ध्यान रखिएगा मिडिल ऑफ द 9th century, 9वीं शताब्दी के मिडिल में, मतलब 850 के आसपास वाला डेट में, ये क्या करता है कि थंजावुर शहर बसाता है और वहाँ पर एक मूर्ति बनाता है, एक टेम्पल बनाता है किस देवी के लिए, तो निसुम्बासुदिनी नाम है, देखिए ये देवी है, ये एक गॉडेस है, उनका नाम है। इस वहाँ पर एक मंदिर आता है, ध्यान रखिएगा। अब जो विजयालय के बाद जो आएगा वो छोटे छोटे किंगडम को जीतेगा,
ठीक है, छोटे छोटे किंगडम को जीतेगा और अपने रीजन को बढ़ाएगा। द पांड्या एंड द पल्लव ट्रेटी टू द साउथ एंड द नॉर्थ वेयर मेड ऑफ दिस किंगडम, ठीक है। जो पांड्या और पल्लवों का जो राज था साउथ और नॉर्थ में जो एरिया था, वो एक समय आता है कि चोला के अंदर में तो विजयालय के जो भी सक्सेसर होते हैं उत्तराधिकारी, वो अपने कब्जा में ले लेते हैं। अब देखिए ध्यान रखिएगा, मतलब क्या हुआ कि अब देखो पहले इसके अंदर में काम कर रहा है, पल्लवों के अंदर में काम कर रहा है, जब मुटायर को हराता है उसके बाद क्या करता है कि फिर आफ्टर टाइम देखते हैं कि जब ज़्यादा पावरफुल होता है तो फिर पल्लवों से फिर ये अलग होता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और फिर जाके बाद में पल्लवों को भी हरा देता है, पल्लवों को भगा देता है। और फिर पूरे में देखिए ये है उरायूर, यहाँ पर से यहाँ पर पहुँचा। फिर ये देख सकते हैं चोला कितना एरिया में पूरा फैल गया, ठीक है, देख सकते हैं चोला कितना एरिया में ये फैल गया था। ये कांची के यहाँ पर पल्लव थे, सबको हराते हराते सब छोटे छोटे एरियाज को हराते, पांड्या को भी हराते हराते ये पूरे एरिया में आ गया चोला। समझ रहे हैं बात को। राजा राज प्रथम इस एक पहला जो सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर चोला अगर हम देखेंगे राजा को तो वो था राजा राज प्रथम, नाम ही राजा राज प्रथम, जो कि पहला पावरफुल रूलर था, ठीक है। अगर स्थापना किसने किया तो पूछा तो क्या बताइएगा, विजयालय, ठीक है। उसके बाद कौन है, राजा राज प्रथम। उसने वो 985 में बनता है राजा और अपने एरिया को बहुत ज़्यादा फैलाता है। और ध्यान रखिएगा कि उसने अच्छे तरह से प्रशासन भी किया, यहाँ तक कि राजा राज प्रथम के जो भी बेटे हुए राजेंद्र प्रथम, उसने भी चीज़ों को सही ढंग से रखा। उसने गंगा वैली तक अपने एरिया को फैलाया और श्रीलंका तक के एरिया, साउथ ईस्ट एशिया है, सारे एरिया को अपने नेवी को बढ़ा के उन सारे एरिया में अपना ये कहीं ना कहीं कंट्रोल रखा, ठीक है। बाई सबऑर्डिनेट रखा या तो फिर डायरेक्टली कंट्रोल भी रखा इन सारे एरिया को। तो जैसे जैसे राजा राज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम, इन सब एरियाज़ को ये देखिए धीमा धीमा बढ़ा रहा है। अब देखिए मंदिर बनाने का स्टार्ट हो चुका है पहले गुप्ता पीरियड से, तो चीज़ों को समझिएगा। स्प्लेंडिड टेम्पल एंड द ब्रोंज स्कल्पचर, बहुत भव्य टेम्पल, बड़े बड़े टेम्पल बनाए जा रहे हैं। और ब्रोंज स्कल्पचर, तांबे का, जो ध्यान रखिएगा, सॉरी तांबे नहीं, कांसे का जो इस समय जो मूर्तियाँ बनी, स्कल्पचर मतलब कांसे का जो ये मूर्तियाँ बनाई इस समय बहुत ही ज़्यादा लेवल तक बना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द बिग टेम्पल ऑफ थंजावुर, एक थंजावुर का सबसे बड़ा टेम्पल है। एंड गंगैडो का, ध्यान रखिएगा, गंगई कोंडा चोलापुरम, देखिए जो थंजावुर का जो बहुत बड़ा टेम्पल है और गंगई कोंडा चोलम, देखिए ये जो टेम्पल आप देख रहे हैं ना, ये है गंगई कोंडा चोलापुरम, चोल लगा हुआ तो चोल वंश नहीं बनाया है, गंगई कोंडा चोलापुरम। ये जो टेम्पल है बहुत ही गजब रूप से टेम्पल है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही अच्छे तरह से उदाहरण है स्कल्पचर का, इंडियन स्कल्पचर का, आप देख सकते हो। तो ये जो टेम्पल बनाया गया राजा राज प्रथम के द्वारा बनाया गया और राजेंद्र प्रथम, दोनों ने मिलकर इस चीज़ को बनाया। मतलब पहले राजा प्रथम ने स्टार्ट किया, फिर राजेंद्र प्रथम ने इस काम को पूरा किया, बाप बेटे ने। और ये बहुत ही गजब रूप से आर्किटेक्चरल और स्कल्पचरल मार्वल है, ध्यान रखिएगा, मार्वल्स हैं। चोला टेम्पल ऑफन बिकम द न्यूक्लियाई ऑफ द सेटलमेंट विच ग्रे अराउंड देम। अभी चोला टेम्पल उस समय जो बना तो वो उस समय क्या बन गया कि एक तरह से सेटलमेंट बन गया, इसके आसपास में लोग बस रहे हैं, इसके आसपास में लोग हैं जो क्राफ्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं। कुछ ऐसे टेम्पल्स है जो इस टेम्पल के साथ कहीं ना कहीं इस मंदिर के साथ ज़मीन भी राजा ने दिया, बहुत सारी ज़मीन है। अब वो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं जो भी उस ज़मीन से जो भी उत्पाद हो रहा है, सब कुछ हो रहे हैं, ठीक है, वो उसी मंदिर के देखभाल में इस्तेमाल होता था। जैसे कि अब कोई भी मंदिर है, उस मंदिर के आसपास कुछ ज़मीनें हैं, जैसे 8 बीघा 10 बीघा जो भी ज़मीनें, 1 एकड़ 2 एकड़, पहले ज़मीन का कमी तो नहीं था। अब वो ज़मीन से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो जो पैसे आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रहे हैं उस समय, वो ही सामान, उससे क्या होगा, मंदिर का देखभाल होगा और मंदिर में जो लोग रह रहे हैं उनका भी देखभाल होगा, मतलब वो भी अपना चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। अब जो भी लोग रहते थे बगल में, वो पुजारी रह रहे हैं, पुजारी का काम क्या, पूजा करवाएगा। गार्लैंड मेकर, माला वाला, तो माला खरीदेगा तो जाकर भगवान पे चढ़ाएंगे। कुछ कुक्स रहते थे, सफाई वाले स्वीपर रहते थे, कुछ म्यूजिशियन रहते थे, डांसर रहते थे, सब लोग उस मंदिर के आसपास अपना बस चुके हैं, ध्यान रखिएगा, उनका प्रोफेशन बन चुका है वहाँ पे। इन अदर वर्ड, टेम्पल वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, they were hub of economic, social and cultural life as well।
केवल पूजा ही नहीं होता था वहाँ पे, केवल धार्मिक ही चीज़ें नहीं हो रही थी, वहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन अच्छे तरह से उस मंदिर के आसपास वाले क्षेत्रों में चल रहा था। Amongst the craft associated with temple, the making of bronze images was the most distinctive। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जितने भी शिल्प कला उस मंदिर के आसपास में हो रहे थे, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था, वो सबसे जो एकदम डिस्टिंक्टिव था, वो था ब्रॉन्ज इमेज का। मतलब कहने का जो कांसे की जो मूर्ति बनाने की जो शिल्प कला थी, वो सबसे ज़्यादा उस समय वहाँ पे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव था। मतलब कहने का उसको उसका इतना परफेक्ट, इतना अच्छा मूर्ति बनाया जा रहा था कि उसका कोई मतलब मुकाबला नहीं था। ठीक है, तो वो अपने आप में है कि बहुत ही बेहतरीन था। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंगस द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा अगर ब्रॉन्ज, अगर हम कांसे की मूर्ति की बात करें, तो वो चोल वंश में जो भी चोला टाइम पीरियड में जो भी बना मूर्ति, उन्हें माना जाता था। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये कांसे की मूर्ति है, बहुत ही बेहतरीन नमूना है, बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ बनाया गया है, एक एक डिजाइन बारीकी से, तो बहुत अच्छे से उसे डेकोरेट किया गया है। तो इस चीज़ को समझिएगा, और जब चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी बहुत सारे ब्रॉन्ज इमेज के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो और क्या बोलता है, वाइल मोस्ट इमेज वर ऑफ डेटी, समटाइम इमेज वर मेड ऑफ डिवोटी एज वेल। मतलब ज़्यादातर जितने भी आप देखिएगा, जितने भी मूर्ति उसमें बने हैं, कांसे की मूर्ति बने, जो ज़्यादातर भगवान का था, जो भी मतलब डेटी, मतलब जिसमें उस भगवान की पूजा की जाती थी उसमें। बट बहुत जगह ऐसे मूर्ति मिले हैं कांसे के जो भक्तों की मूर्ति बनाया जाता था। भगवान का भी तो बनाया, भक्तों की, कोई अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब भक्त है कोई, तो बहुत, जैसे कि मतलब कहने का परम जो भक्त होता है, तो उनका भी मतलब डेटी बन, मतलब कहने का मतलब इमेजेस बनाए गए। ठीक है, कि इसके द्वारा तो जो भी क्राफ्ट्स पर्सन थे उस समय, उनके द्वारा। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, क्या कृषि और सिंचाई कैसे होता था उसके बारे में समझना है चोला पीरियड में, उन चीज़ों को समझना है। मेनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोला वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। जितने भी आप ये सब अचीवमेंट देख रहे हैं, चाहे चोला का नेवी देख लीजिए, या चोला का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से देख लीजिए, चोला का जो क्राफ्ट्स, मतलब चोला का जो प्रोस्पेरस लाइफ था चोला पीरियड का, वो पॉसिबल कैसे हुआ, तो उसका एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट। क्योंकि जब कोई भी अगर एम्पायर है या कोई भी किंगडम है, अगर उसका एग्रीकल्चर सही से चल रहा है, तो उसके पास रेवेन्यू जनरेट होगा, और कहीं ना कहीं वो प्रोस्पेरिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है। लुक एट द मैप to again notice that river Kaveri branch off into several small channel before impacting into Bay of Bengal। मतलब आप समझिए, कह रहा है कि जब कावेरी नदी बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले वो छोटे छोटे धाराओं में बट जाती है। ध्यान रखिएगा, ये देखिए कावेरी नदी है, जब कावेरी नदी देखिए जब गिरती है, देखिए छोटे छोटे धाराएं, देखिए छोटे छोटे धाराओं में बहुत सारा, मतलब कहने के, ये आप देख सकते हो, मैं इसको हटा देता हूँ तो आप चीज़ें समझ में आएगा अच्छा सबको। ठीक है, देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको अलग कलर से बता दूँ तब समझ में आएगा। ये देखिए कावेरी नदी है, ये पूरा कावेरी नदी, देखिए यहाँ धारा बढ़ गया, इधर धारा बढ़ गया, छोटे छोटे धाराओं में बढ़ जाती है। इट मीन्स सो मैनी चैनल ऑफ द कावेरी नदी बिफोर इम्पैक्टिंग इनटू द वे ऑफ बंगाल। तो यहाँ वाला जो एरिया वो पूरा फर्टाइल हो जाता है, यहाँ पर एरिया फर्टाइल होता है, इरिगेशन का दिक्कत नहीं होता है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन तो होगा ही, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो होगा ही। तो सब कुछ कहीं ना कहीं, हर एक चीज़ आपको कोई भी एक किंगडम के फ्लोरिश होने में सब कुछ कहीं ना कहीं साथ देता है। तो वही बात यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है। दिस चैनल ओवरफ्लो थ्रू फ्रीक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर। अब देखिए, अब तो वहाँ से ये सब चैनल्स तो बह रहे हैं, जाके फिर बे ऑफ बंगाल में मिलेंगे, बट वो अपने साथ जो भी मिट्टी लाए, फर्टाइल सॉइल लाए, वहाँ पे अपने किनारे पे छोड़ते थे। अब वो फर्टाइल सॉइल इतना ज़्यादा फर्टाइल था कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। तो कावेरी डेल्टा जो देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। ठीक है, मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, अब देखो जो एग्रीकल्चर के लिए जो मॉइस्चर चाहिए वो मिल रहा है। पार्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस, मेनली जो चावल का जो खेती होता है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन था। अभी देखिएगा, जब आंध्र प्रदेश अभी देखते होंगे तो कावेरी नदी वहाँ पर आसपास के क्षेत्र जो डेल्टा है वहाँ पे अगर आप देखिएगा, उसके ऊपर भी अगर देखिएगा, और नहीं तो आप ऐसा करिए, जो कावेरी नदी के जो आसपास का जो एरिया भी है वहाँ पर ज़्यादा राइस कल्टीवेशन होता है। बिकॉज राइस के लिए आपको चाहिए ज़्यादा पानी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, तो वहाँ पे इसलिए वहाँ उस समय राइस का कल्टीवेशन ज़्यादा हुआ।
although agriculture had developed earlier in the other part of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area is open up for large scale cultivation. देखिए जो मेनली चोला के बारे में बताया वो कि तमिलनाडु के आसपास वाले क्षेत्र में है, मेनली चोला तमिलनाडु के पास वाला ही क्षेत्र में था, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बाद में जो एग्रीकल्चर है मतलब कह रहा है कि डेवलप अर्लियर इन अदर पार्ट ऑफ तमिलनाडु के जो अलग अलग पार्टों में पहले ही एग्रीकल्चर हो गया था, बट ध्यान रखिएगा कि 5वीं और 6ठी सेंचुरी की बात कर रहा है, 500 और 600 AD की बात कर रहा है। ये एरिया बहुत ज़्यादा यहाँ पे कल्टीवेशन हुआ, ठीक है। फॉरेस्ट हैड टू क्लियर इन सम रीजन, बहुत ज़्यादा जंगलों कटाई यहाँ पे हुई। लैंड हैड टू बी लेवल इन अदर एरिया, ज़मीनों को समतल किया गया। इन द डेल्टा रीजन, कावेरी डेल्टा रीजन था, वहाँ पे इम्बैंकमेंट हैड टू बी बुल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग, वहाँ पे इम्बैंकमेंट बनाया। इम्बैंकमेंट क्या होता है कि पानी को बहाव कर, जैसे कि आप देखते हैं बांध मतलब वो बांध नहीं, जैसे कि आप अभी गांव में जाइएगा तो मतलब खेतों के पास मतलब जहाँ पे पानी का बहुत भंडार है वहाँ पे इम्बैंकमेंट बनाया जाता है कि वो एक तरह से उसको बोलते हैं बांध, एक तरह से, ठीक है, उसको एक तरह से बांध ही बोलते हैं, आहार जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारे बनाए गए हैं जो फ्लडिंग को रोकने के लिए। एंड कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड, और बहुत सारे नहरों का निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखिए ये देख सकते हैं इन 9th सेंचुरी Sluices gate in the Tamil Nadu, it regulated the overflow of the water from the tank into the channel that irrigate the field। देखिए ये एक तरह का गेट था, उस समय बहुत पहले की बात है, ये 9th सेंचुरी की बात है, मतलब 800 से लेके 900 AD की बात है। उस समय का ये गेट बना हुआ है, ठीक है। एक ये स्लॉइस गेट था जिससे कि जब पानी का ओवरफ्लो होता था तो इससे रेगुलेट होता था, ठीक है, ओवरफ्लो, ठीक है। अब हालांकि ये अभी सही अवस्था में नहीं है, बट उस समय का चीज़, ठीक है। चाहे तो ये लकड़ी का बना होता था, चाहे तो ये पत्थर का बनता था, तो अलग अलग चीज़ों से, मेटल का, लोहा का भी देखते हैं गेट लगा रहता है बांधों में। तो ये वाटर लेवल को कंट्रोल करता था और इसके थ्रू ही पानी नहरों में जाती थी, ठीक है। इन मेनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, और बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि आर्टिफिशियली भी पानी देना है फसलों को। अब वर्षा पर डिपेंड नहीं होना, आर्टिफिशियली भी तो कैनाल के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। उसमें तो बोरवेल तो था नहीं, उसमें मशीन तो था नहीं जो आज चलता है हमारे यहाँ, बट वो नहीं, मतलब उस समय जो भी हुए आर्टिफिशियली चीज़ें उनके थ्रू, ठीक है। ये वैरायटी ऑफ मेथड यूज फॉर इरिगेशन, बहुत सारे अलग अलग मेथड अपनाए गए हैं। इन सम एरिया वेल ओवरडक्स, बहुत ज़्यादा कुआँ खोदा गया, और कहीं कहीं बड़ा बड़ा टैंक बनाया गया, जो भी पानी अगर आएगा बरसात वाला तो उस टैंक में जमा होगा। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग, अब इन सारे चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। ऐसे तो कहीं प्लानिंग होता है, आज भी कोई भी एक अगर बांध बनाना या कोई भी एक रिजर्वायर बनाना है, तालाब बनाना, तो उसके लिए प्लान होता है, उसके लिए प्लानिंग होता था, और सब चीज़ के लिए मेंटेनिंग करना होता था, फिर किस तरह से पानी को कहाँ कहाँ भेजना है, किन किन एरिया में जाना है, तो ये सब होता था पहले भी। मोस्ट ऑफ न्यू रूरल एज वेल एज पीपल लिविंग इन द विलेज टू कैन एक्टिव इंडस्ट्री दे। अब नए नए कोई भी राजा बना तो वो चाहता था कि अपने प्रजा को खुश करे, इसलिए ये सब काम ज़्यादा करता था सिंचाई के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो यही समझाना चाह रहा था, ओके। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, अब देखिए प्रशासन किस तरह से हो रहा था चोला का, उसको पढ़ना है, ठीक है। अभी हमने देखा एग्रीकल्चर देखा, हमने देखा टेम्पल के बारे में, किस तरह से टेम्पल एक पूरे इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटी का केंद्र बन चुका था, वो जो मंदिर था उसके बारे में। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज, किस तरह से प्रशासन व्यवस्थित था। सेटलमेंट ऑफ फिजेंट नोन एज उर, देखिए बताया गया जो किसानों का, जो गांव के किसानों का जो एक बस्ती था उसको बोलते थे उर। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में आई थिंक मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। उर कहाँ चला गया, सॉरी, उर के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था आई थिंक क्लास 6 में, तो उसको बोलते थे उर, ध्यान रखिएगा। सेटलमेंट ऑफ फिजेंट, जहाँ पे, ठीक है, बिकम प्रोस्पेरस विथ स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर ग्रुप ऑफ सच विलेज फॉर्म लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू। क्या हुआ कि अब एक गांव है, छोटा गांव है, उर, एक उर है, और बहुत सारे उर ने मिलके, मतलब बहुत सारे प्रोस्पेरस जो भी उसमें समृद्ध हो चुके हैं, तो दो चार को मिलके एक बना दे। जैसे कि आज क्या होता है, आज पंचायत होते हैं, तो उस तरह से दो चार उर्स मिलके बनाते थे एक नाडू। तो सबसे उर देख लिए, उर से बना नाडू जो बड़ा है। नाडू में बहुत बड़े बड़े 4-5 गांव होते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये सब इरिगेशन और एग्रीकल्चर के थ्रू ही लोग मतलब डेवलप हुआ, ठीक है।
द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड द कलेक्टिंग टैक्सेस। अभी नाडू जो है इस विलेज, और या नाडू है या तो विलेज काउंसिल, जो ये ऊर है इसका कहीं ना कहीं एक काउंसिल होता होगा, मतलब पंचायत होता होगा। अभी नाडू इसका भी एक पंचायत होता होगा। तो इसका काम क्या था? इसका काम था जो भी प्रशासनिक जो भी क्रियाएँ हैं, काम हैं, उनमें जैसे कि न्याय देना है या तो फिर टैक्सेस कलेक्ट करना है, ये सब सारे काम वर्कआउट होते थे। ठीक है। Representatives of the Velala caste exercise कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द नाडू। देखिए बताया जा रहा है कि बहुत ही समृद्ध या अमीर जो भी उसमें पीजेंट रहे हैं, जो भी कृषक वर्ग रहे हैं, उसमें एक जाति का नाम होता है वेलाला। देखिए अभी हम चोला के बारे में पढ़ रहे हैं, साउथ इंडियन किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये बेलाला कास्ट के नाम आपको दिखाई पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा उसमें पावरफुल या रिच पीजेंट था, जो कि कहीं ना कहीं हर एक अफेयर में नाडू का, जो नाडू मतलब कि जो ग्रुप ऑफ विलेज है उसके हर एक अफेयर मामलों में उसका कंट्रोल था। ठीक है। और सब उसी के, हालांकि ये सारे जो हैं चोला गवर्नमेंट के अंदर में था। जो भी मेन इम्पेयर है चोल वंश का जो भी उसमें राजा रह रहे हैं, उसके अंदर में सब काम करेंगे। ऐसा नहीं कि इनका अलग इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट अभी तक नहीं है। The Chola king gave some rich land owners title like Mubendavelam, Arayar as marker of respect and entrusted them with important office of the state। कह रहा है कि जो जितने भी चोला राजा हुए उन्होंने अपने बड़े बड़े जमींदार हैं, जो अमीर अमीर जमींदार हैं, उनको अलग अलग टाइटल्स दिया, अलग अलग उपाधि दिया। जैसे देखिए मुबेंदवेलम, ध्यान रखिएगा, ये मुबेंदवेलन, ये टाइटल किसको मिला? ये टाइटल इसको मिला ए वेलन और पीजेंट सर्विंग थ्री किंग, जो तीन राजाओं, ऐसा कृषक या ऐसा बेलन जो तीन राजाओं को सेवा कर रहा है, उसको बोल दिया मुवेंद वेलन। ध्यान रखिएगा। किसी को बोला गया अरेयार। अरेयार मतलब एक ये मुख्य बन गया। ठीक है, एक मुख्य बन गया। कोई भी गांव है, एक ऊर है या कोई भी एक नाडू है, उसका मुख्य को बोलता था अरेयार। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो टर्म्स हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैं इसको आपको यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ। ये सारे जो टर्म्स हैं सारे महत्वपूर्ण है, मैं इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मुबेंद्रम अरेयार है। ठीक है। ये अब ये सब क्यों दिया जाता पोस्ट? ये सब और भी प्लस में इम्पोर्टेंट ऑफिस, जो भी राज दरबार है या राजा के कामों में, प्रशासनों में, उनको महत्वपूर्ण ऑफिस मिलता था, मतलब पद मिलता था। ठीक है, सेंटर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरी ऑफ लैंड। जैसे कि चोला का जो भी आप अभिलेख देखते हैं, उन्हें बहुत तरह के भूमि देखने को आपको मिलता है, अलग अलग भूमि का नाम देखने को मिलता है। जैसे बिलान वग्गी, तो वैसे ज़मीन, वैसा भूमि जो नन ब्राह्मण पीजेंट जिनका मालिक था, मतलब नन ब्राह्मण, मतलब जो ब्राह्मण को छोड़ के जो भी पीजेंट, तो गैर ब्राह्मण जो ज़मीन था, रेती था, उसको बोलते हैं बिलान वग्गी। ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण दे, तो ब्राह्मण दे मैंने गुप्ता पीरियड में मैंने बताया, ब्राह्मण दे मतलब जो लैंड ग्रांट, राजा के द्वारा किसी ब्राह्मण को जो लैंड देने की प्रथा जो गुप्ता सातवाहन पीरियड से चला था, गुप्ता में बहुत ज़्यादा चला, तो ये इसको बोलते हैं ब्राह्मण दे, मतलब ब्राह्मणों को दी गई भूमि दान। ठीक है। सल भोगा लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ, जो भी उस समय स्कूल थे, विद्यालय थे, उनके मेंटेनेंस करने के लिए जो ज़मीन था, उस ज़मीन को बोलते हैं साल भोगा। साल मतलब जैसे पाठशाला देखते, तो उस तरह ये ध्यान रखिए, सैल भोगा। ठीक है, मतलब अब स्कूल के अंदर खाना पीना है बच्चों को, या जो भी चीज़ें उसमें है उनके लिए। देवादाना तिरुमतुकानी, ये लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल। देवदाना मतलब देव को दान किया, मतलब भगवान के लिए जो ज़मीन दान किया हमने। तिरुना मट्टू कन्नी, ये सब ऐसे थे जो कि ज़मीन मंदिर के लिए दान किए गए। ठीक है। पल्ली छछंडम, लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशन, उसमें जो भी जैन धर्म के लिए जो भी ज़मीन दान किया जैन धर्म को लेके, तो वो था पल्ली छछंदम। ये सब कुछ नाम हैं जो साउथ इंडियन नाम है, बट आपको याद रखने, बिकॉज ये सब सारे प्री के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितने भी मैं टर्म्स बताता हूँ, टर्म्स कम से कम याद रखिए। हालांकि एनसीईआरटी इतना अच्छा से लिखा गया है, चीज़ों को अगर अच्छे से समझिएगा ध्यान से, तो आंसर राइटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट करेगा। ठीक है, अभी तो हम 6-7 चढ़ रहे हैं। अभी जब हम अभी देखिए यही वीडियो 1 घंटे से ऊपर का, जब हम पढ़ेंगे 9, 10, 11, 12, तो उसमें वीडियो एक चैप्टर 3-3 घंटे 4-4 घंटे में खत्म होगा, और समझने में बहुत ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है,
We have seen that Brahman often receive land grant or Brahman they as a result a large number of Brahman settlement emerge in the Kaveri Valley and another part of South India। जैसे कि बहुत सारा ज़मीन ग्रांट दिया जाने लगा या ब्राह्मण दे इसको बोला गया, ज़मीन दान इसको बोलते थे क्या, ब्राह्मण दे। तो बहुत सारे ब्राह्मण दे या लैंड ग्रांट जो प्रोवाइड किया गया ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मण लोग कावेरी डेल्टा के चारों तरफ बहुत ज़्यादा फैल गए, ठीक है, और वो ज़्यादा प्रोस्पेरस भी हो गए वो, ठीक है। तो उनका एक सेटलमेंट हो गया, उनका एक बस्ती हो गया, और बहुत सारे साउथ इंडिया के अलग अलग पार्टों में भी ये बस्ती ऑलरेडी हो गया, ठीक है। ईच ब्राह्मण दे वॉज लुक आफ्टर बाई एन असेंबली और सभा। अब हर एक ब्राह्मण दे, अब देखिए ब्राह्मण दे में तो क्या हुआ कि जो ज़मीन दान दिया गया ब्राह्मणों का, तो वो ज़मीन को ब्राह्मण दे बोले। तो उन ज़मीनों को उन ज़मीन पे क्या होना है, क्या किन को खेती करवाना, क्या चीज़ें करना है, हर एक चीज़ की देखभाल के लिए एक असेंबली था, उसका सभा नाम था, सभा। ये सभा था किसका, तो ध्यान रखिएगा जब भी कभी सवाल आ जाए कि एट द टाइम ऑफ द चोला पीरियड सभा टर्म रेफर टू, तो अगर आपको ये पूछ दे तो बताइएगा इट इज़ रेफर टू द असेंबली डेट लुक आफ्टर द ब्राह्मण दे, ठीक है, जो कि ब्राह्मण दे को देखभाल करता था, उसको बोलते सभा, डेट इज कंट्रोल्ड बाई द ब्राह्मण, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें हमेशा मोस्टली जो इसमें जो कहने का मतलब सदस्य थे, मेंबर थे, वो मोस्टली नहीं, सॉरी नहीं, मोस्टली नहीं, और मतलब ओनली ब्राह्मण आर टेक पार्ट इन दिस, ठीक है। ब्राह्मण लैंड होल्डर, जो भी जमींदार थे उसमें ब्राह्मण, वही इसमें भाग लेते थे इस सभा में, ठीक है। और बहुत अच्छे तरह से इफिशेंटली काम करता था, ठीक है। उनका डिसीजन जो भी था वो सारे डिसीजन एक इंस्क्रिप्शन पे लिखा आता था। आज जैसे कोई डिसीजन लिया गया तो वो सारे डिसीजन एक अभिलेख पे लिखा गया, हालांकि वो अभिलेख अभी देखने को मिलता है। वो अभिलेख चाहे तो त्रामपत्र पे लिख दिया गया, चाहे तो वो अभिलेख पांडुलिपियों पे लिख दिया गया, चाहे तो वो अभिलेख कोई मंदिर के दीवारों पे लिख दिया गया, ये सारा चीज़ें हो रही थी। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर नोन एज नगरम, अब जो व्यापारियों का समूह था उसको बोलते थे नगरम। देखिए हम प्रशासन पढ़ रहे हैं तो प्रशासन में हर एक हम कमेटी को देखेंगे, हर एक राजा के पोस्ट को देखेंगे, जो भी राज दरबार के अंदर क्या क्या पोस्ट है, हर एक चीज़ को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, व्यापारियों के समूह को क्या बोलते हैं, नगरम, ठीक है। जैसे देखिएगा जब हम गुप्ता पेड़ पढ़ते हैं तो नगर श्रेष्ठी एक नाम आता है, तो वो था व्यापारियों का एक कहने का मतलब हेड ऑफ द मर्चेंट या लीडर ऑफ द मर्चेंट इज नोन एज द नगर श्रेष्ठी, ठीक है। वो हमने पढ़ा था गुप्ता पीरियड में, ओके। ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन द टाउन, और ये जो नगरम का काम क्या था कि वो जो टाउन का जो भी मेन जो प्रशासनिक जो काम था वो इन्हीं के द्वारा किया था। बेसिकली करेंगे भी बिकॉज जो भी टाउन में रह रहे थे ज़्यादातर मर्चेंट ही रह रहे थे, ठीक है। पीजेंट तो गाँव में बसते थे, ऊर में जो ऊर था, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द उत्तरामूर, ठीक है, उत्तरामूर से एक इंस्क्रिप्शन मिला है इन चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से, जो डिटेल देता है सभा किस तरह से होता था। जो भी सभा क्या था मैंने बताया, सभा था जो ब्राह्मण जमींदारों का सभा था, उसको बोलते थे सभा ही बोलते थे, ठीक है। ऑलरेडी ठीक है, याद करने का ज़्यादा बड़ा ये टफ है नहीं। द सभा हैड सेपरेट कमिटी टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क, गार्डन, मतलब इसमें जो इंस्क्रिप्शन पढ़े थे उन्हें पता चला कि अब गार्डन मतलब बगीचों के लिए अलग है, मंदिरों के लिए अलग है, इरीगेशन वर्क के लिए सब अलग अलग कमिटी जो आप देखते हैं। एक हेल्थ डिपार्टमेंट है तो ये डिपार्टमेंट, तो उस तरह उस समय डिपार्टमेंट चल रहा था, ठीक है। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू मेंबर ऑफ दिस कमिटी वर रिटन ऑन अ स्मॉल टिकट ऑफ, देखिए अब इस कमेटी में जो भी सदस्य होंगे, अब किनको कमेटी में सदस्य किनको शामिल किया जाएगा, तो एक पाम जो लीफ होता है उस पर नाम लिखा जाता था, उनका नाम, ठीक है। और फिर एक अर्थनवेयर पोट मतलब कहने का था जो घड़ा होता है जो कि ज़मीन में जो गाड़ते थे, जो घड़ा अर्थनवेयर मतलब कहने के जो मिट्टी का घड़ा जो कि ज़मीन में गाड़ते थे कभी कभी, तो उन घड़ों में वो सब जैसे चिट्ठी डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद एक छोटा यंग बॉय आता था और उसको बोला था कि इसमें से निकालो, 1 बाय 1 जिसका नाम निकालता था उस तरह से वो उस कमेटी के अंदर वो शामिल होते था। तो जो क्या लॉटरी सिस्टम शामिल है, ठीक है। तो लॉटरी सिस्टम ये चोला पीरियड में एट द टाइम ऑफ 700 AD टू 800 AD के टाइम में वो चला था। आज से 1200 साल पहले ये सब काम हो चुका है, ठीक है। वी कुड वी अ मेंबर ऑफ ए सभा द उत्तरेमूर इंस्क्रिप्शन लेड ऑन, देखिए समझिए ये जो इंस्क्रिप्शन उसी का ये बर्ड है, तो सब ध्यान समझिएगा। ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ऑनर ऑफ लैंड, उसके पास ज़मीन होना है, जो जिसको सदस्य बनना भैया उसके पास ज़मीन होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम दिस लैंड रेवेन्यूज कलेक्ट, और ज़मीन इतना होना चाहिए कि आप टैक्स दे रहे हैं सरकार को, मतलब राजा को टैक्स दे रहे हैं,
उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनका उम्र 35 से 70 होना चाहिए, उन्हें वेद पढ़ने आना चाहिए। अब देखिए वेद की बात करते हैं मतलब कहीं ना कहीं ब्राह्मण ही इसमें आएंगे। दे शुड बी वेल वर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर एंड ऑनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक क्रियाओं में उनको बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इफ़ एनी वन हैज़ बिन अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी इन लास्ट 3 ईयर, कह रहा है कि अगर कोई भी जो भी कमेटी था इरिगेशन के लिए या गार्डन के लिए, इस कमेटी का कोई भी अगर 3 साल रह चुका, पिछले 3 सालों में अगर एक बार वो मेंबर बन चुका है ना, तो फिर इसमें भाग लेने मतलब कहने का मतलब कि वो दूसरे कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। कितना गजब रूल है, समझ रही। वही सब रूल्स आज हम फॉलो करते हैं। जैसे कि ठीक है, एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव कैन नॉट, कह रहा है कि जिन्होंने इन चीज़ों को सबमिट नहीं किया है या उनके रिलेटिव ने इन चीज़ों को सबमिट नहीं किया, वो इस इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये सभा का फंक्शन दिखा रहा कि किस तरह से काम कर रहा था सभा। ठीक है, चीज़ों को समझिए। वाइल इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट किंग एंड द पावरफुल मैन, हियर इज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम द Periyapuranam, a 12th century Tamil work which inform us about the lives of the ordinary men and women। कह रहा कि जितने भी इंस्क्रिप्शन आप देखते हैं ज़्यादातर राजा और रानी या तो कोई भी जो पावरफुल मैन रहे उनके बारे में बताता है। बट एक इंस्क्रिप्शन है, ध्यान रखिएगा, जो 12th सेंचुरी का है, मतलब 1100 से लेकर 1200 AD का है, तमिल में है। तो उसका नाम है पेरियापुरनम। उसमें दिखाता है कि किस तरह से ऑर्डिनरी लोग, आम जनता रह रहे थे। ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ अडनूर, अडनूर एक जगह है, उसके आउटस्कर्ट मतलब उसके बाउंड्री पे, क्योंकि मेनली जो भी विलेजर रहते थे या आम जनता रहते थे वो शहर से बाहर आउटस्कर्ट पे, ठीक है, अभी भी देखते होंगे। वाज अ स्मॉल हेलमेट, एक छोटा कस्बा था, ऑफ पुलैयास, पुलैया मतलब कि एक कास्ट का नाम है, ठीक है, जो ब्राह्मण और विलाल के द्वारा, एक कहने का मतलब ऑड कास्ट मतलब कहने के जाति से बाहर रखा गया था। ठीक है, मतलब उतना मतलब कहने का इसको ज़्यादा एक तरह से नीच कास्ट बोला है। ठीक है, ब्राह्मण एंड विलाल के द्वारा। स्टडीड विथ अ स्मॉल हट अंडर ओल्ड थैसेस एंड द इनहेबिटेड बाय एग्रीरियन लेबर। कह रहा है कि छोटे छोटे झोपड़ी बना हुआ था। ठीक है, पुराने झोपड़ी बने था, उसमें एग्रीरियन लेबरर्स थे। ठीक है, जो कि बहुत सारे ऑक्यूपेशन में थे। ठीक है, इन थ्रेस होल्ड ऑफ द हट कवर्ड विथ स्ट्रिप ऑफ लेदर। अब इन घरों को कैसे कवर किया जाता, तो चमड़े के स्ट्रिप से। लिटिल चिकन, उसके अंदर में छोटे छोटे चिकन, कहने का मतलब कि मुर्गे के बच्चे हैं। डार्क चिल्ड्रन हु वेयर ब्रासलेट ऑफ ब्लैक आयरन, काले काले बच्चे हैं। ठीक है, जो कि ब्लैक आयरन का ब्रासलेट पहने हैं। ठीक है, कैरिंग लिटिल पप्पी, छोटे छोटे बच्चे को रखे हैं, कुत्ते के बच्चे को। इन द शेड ऑफ मरुडू ट्री, कौन से ट्री के, मतलब ये सब किसके, कौन से ट्री के छाँव में है, तो अर्जुना ट्री के। अ फीमेल लेबरर पुट हर बेबी टू स्लीप ऑन अ सीट ऑफ लेदर। अब बता रहा है कि एक छोटा एक मतलब कहने के बाद एक महिला एक लेबरर है, श्रमिक है, जो अपने बच्चे को अपने कहने का मतलब सीट ऑफ लेदर मतलब कि चमड़े के छाल पे या मतलब लेदर पे, सॉरी सीट पे रखी हुई है। देयर वेयर मैंगो ट्री, आम का पेड़ है, जिस फ्रॉम दोज हु ब्रांचेस ड्रम्स आर हैंगिंग, छोटे छोटे उसमें से मतलब ड्रम्स मतलब ढोल टांगे गए हैं। अंडर द कोकोनट पाम्स, और नारियल के पेड़ में। अ लिटिल हॉलो ऑन द ग्राउंड, छोटे छोटे गड्ढे बनाए गए ज़मीनों पे। ठीक है, टीनी हेडेड विचेज ले आफ्टर वेल्पिंग, ये छोटे मतलब सब जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो गांव का आप ये जो पूरे इंस्क्रिप्शन को पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में उस चीज़ को इमेजिन करिए कि किस तरह से गांव के बारे में बताया जा रहा है कि गांव में बच्चे खेल रहे हैं, गांव में बच्चे काले हैं, इस तरह से। तो ये दिखाया जा रहा है कि लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड द वुमेन एट द टाइम ऑफ 12th सेंचुरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखा गया है। कह रहा पुलैया वुमेन सिंगिंग एज दे आर हस्किंग, जब बोला जब धान के भूसे को वो कहने का मतलब कि हटा रही है तो गाना गा रही है, मतलब गीत गा रही है, सारी चीज़ें बताया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। चाइना अंदर, आप देखिए कुछ है, चाइना अंदर द टांग डायनेस्टी, ये टांग वंश था चाइना के अंदर। कह रहा है कि एन एम्पायर वाज इस्टेब्लिश अंडर द टांग डायनेस्टी विच रिमेन इन द पावर, जो 300 सालों तक पावर में रहा था, 7th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक। इसका कैपिटल जियान था। वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा सिटी था, जो तुर्कों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा, इंडियन के द्वारा, जापानीजों के द्वारा और कोरियन के द्वारा वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको विजिट किए थे। तांग एम्पायर वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड थ्रू द एग्जामिनेशन। ये जो तांग एम्पायर था, इसमें जो भी जितने भी ब्यूरोक्रेसी थे, इनके जितने भी अधिकारी थे उस समय,
वो उनके एग्ज़ाम के थ्रू उनको लिया जाता है, ठीक है। उनको एग्ज़ाम लिया जाता है, एग्ज़ाम में पास होंगे तो वो बनेंगे ऑफिशियल, ठीक है। और यही सब चीज़ें चलते रहे 1911 तक के उस चाइना के उस एरिया में। तो ये बताया जा रहा है कि हाँ किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था। तो हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया। आप जो भी इसमें क्वेश्चन है आपको बनाने हैं, जितने भी क्वेश्चन, जैसे कि इसको मिलाना है, राष्ट्रकूट कहाँ पे रह रहा था, पाल चोला, ये चोला देखिए, चोला तमिलनाडु में रह रहे थे, पाला बंगाल में रह रहे थे, गुजर प्रतिहार गुजरात राजस्थान में, राष्ट्रकूटा वेस्ट नक्कर में। तो ये सारे मिलाने हैं, इसको सारा बनाना है। त्रिपाठी स्ट्रगल क्या था, त्रिपाठी स्ट्रगल जिसमें पाल वंश हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, गुजर प्रतिहार, ये आपस में हमेशा भिड़े हैं। भी किसके लिए, तो गंगा यमुना जो दोआब था, जो कनौज वाला क्षेत्र था, उसको जीतने के लिए, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन था सभा बनने के लिए, सभा बनने के लिए क्वालिफिकेशन था, उसमें एज था, आपके पास ज़मीन होना चाहिए, आप लैंड रेवेन्यू देते हो, ये सब चीज़ें आपको लिखने हैं। खुद से करिएगा तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए तो सेशन को समाप्त करते हैं, मिले